हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब मिल जाएगा आपको डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप जानते हैं क्या करना है आपको। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जा करके सब्सक्राइब कर लेना और याद से, एकदम याद से बस नोटिफिकेशंस को ऑन कर लेना, ठीक है। इससे होगा क्या ना कि जैसे हिंदी मीडियम के चैनल पर कोई वीडियो अपलोड होता है, चाहे वो रिकॉर्डिंग हो, चाहे कोई लाइव क्लास हो, चाहे कोई लाइव अपडेट हो, तो उसकी जानकारियां, उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगे। आप किसी भी कंडीशन में कुछ भी मिस आउट नहीं करेंगे। बस एक बात का आप खास ख्याल रखें कि हिंदी मीडियम के चैनल पे क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कॉन्टेंट अवेलेबल है। कौन कौन से स्टेट बोर्ड से सर? एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी आपको, जाकर के आप चेकआउट करें, वहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स भी अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब जरा कहानी को शुरुआत देंगे। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर आ चुके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट को बाकायदा चेक किया है तो आप जानते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस आ चुके थे, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया? एमसीक्यू आ गया। उसके बाद का जो वीडियो है प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग, ये है आपके सामने एमआईक्यू, बोले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसा नाम वैसा काम, हर क्वेश्चन लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिना समय लगाए आपको लेकर के चलते हैं इसके पहले वाले पार्ट के ऊपर, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स, ठीक है। इंडक्टर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन है, आपको निकालना है वहां पे सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू, ठीक है। मतलब बेसिकली एक्सप्रेशन निकालना है सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, ठीक है सर। चले आ जाए तो जैसे मान लीजिए कि ये अपने पास पहला वाला इंडक्टर, दूसरा वाला इंडक्टर, और ये अपने पास हो गया है सर तीसरा वाला इंडक्टर, ठीक है। और फिर अपन ने कर दिया इसको क्लोज। इसका सेल्फ इंडक्टेंस L1, इसका सेल्फ इंडक्टेंस L2, इसका सेल्फ इंडक्टेंस L3 है, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो रहा है सर कि आपने ना, आपको बेसिकली यहाँ पे आपने एक सोर्स लगा के रख दिया बस, ठीक है। इसका नेट वोल्टेज कितना है सर? V के बराबर है, चलेगा आप लोग को इतना, ठीक है सर। अब उसके बाद क्या होता है कि यार यहाँ पे अगर आप गौर करें ना तो यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो E1 का होगा, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा E2 का होगा, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो E3 का होगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कायदा क्या बोलता है कि जितना पोटेंशियल राइज है ना उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप भी होना चाहिए, ठीक है। यस सर, जितना पोटेंशियल राइज है, यस सर, जितना पोटेंशियल राइज है उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप भी होना चाहिए। E1 प्लस E2 प्लस E3, बोलो हाँ कि ना, ठीक है। अब देखो होता क्या, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ E इज इक्वल टू होता है सर L टाइम्स DI बाई dt। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ E इज इक्वल टू क्या होता है सर? L टाइम्स DI बाई dt, ठीक है। यार ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सब में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो है वो सेम ही होना चाहिए। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट सेम होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास बेसिकली क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा इंडक्टेंस लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन का, उसके बाद फिर हो जाएगा सर DI बाई dt इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंडक्टेंस पहले वाले का, उसके बाद क्या हो जाएगा सर? DI बाई dt, उसके बाद इंडक्टेंस दूसरे वाले का, फिर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? DI बाई dt, और फिर उसके बाद इंडक्टेंस तीसरे वाले का, और फिर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? DI बाई dt, ठीक है। अब जैसे अपन कॉमन निकाल लेंगे DI बाई dt तो अपने पास क्या बन जाएगा? अपने पास बन जाएगा इंडक्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू इंडक्टेंस पहले वाले का, इंडक्टेंस दूसरे वाले का, इंडक्टेंस तीसरे वाले का। शुरू होते ही बात खत्म हो गई है, ठीक है। यहाँ पे कहानी शुरू होते ही खत्म हो गई है। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा क्लियर है सर? ये वाला फंडा बिल्कुल सुप्रीम तरह से क्लियर है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि अगर अपने पास n नंबर ऑफ डिवाइसेस है जो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो अपन लिख देंगे फॉर n इंडक्टर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या लिख देंगे? फॉर n इंडक्टर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या होता है सर? फॉर n इंडक्टर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। और अपन ऐसा मान लेते हैं कि आइडेंटिकल इंडक्टर्स है, अपन ऐसा मान लेते हैं कि सेम वैल्यू के इंडक्टर्स हैं, आइडेंटिकल इंडक्टर्स हैं। तो बस इतनी सी बात है कि इंडक्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल्स टू L प्लस ये अपने पास हो जाएगा सर टोटल n नंबर ऑफ टाइम्स। यस सर, ये वाली बात पूरी क्लियर हो गई है। तो इंडक्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन इज बेसिकली n टाइम्स आपको L करना पड़ रहा है, ठीक है। ये वाला फंडा आप लोगों को समझ में आ गया? यस सर, बिल्कुल समझ में आ गया। मैं चाहूंगा इस खूबसूरत सी स्लाइड का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर कहानी में आपको आगे लेके चलते हैं। ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, ये वाला फंडा सुप्रीमली क्लियर है। चलो आगे बढ़े।
ओके सर, डन। ये फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑल डन फॉर यू। फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर मोशनल ईएमएफ विथ रिस्पेक्ट टू अ क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड इन अ स्पेस। ठीक है, किसी भी स्पेस में अगर जैसे मान लीजिए अगर फ्लक्स की वैल्यू चेंज होती है, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू लिंक्ड विद अ कॉइल, बेसिकली क्लोज लूप जो है, अगर किसी क्लोज लूप के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है अगर वो चेंज होगा तो उस चेंज इन फ्लक्स की वजह से वहां पर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, और जब ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा तो उसके वजह से वहां पे करंट इंड्यूस हो जाएगा। तो हमें निकालना है कि व्हाट इज बेसिकली द इंड्यूस्ड ईएमएफ विद रिस्पेक्ट टू अ क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मोशनल ईएमएफ निकालना है बेसिकली। ठीक है, यस सर। तो अपन एक काम करते हैं, यहां पे ना एक क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड को मान के चलते हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं कि यहां पर स्पेस में हमारे पास क्या है सर, एक क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि यहां पर हमारे पास स्पेस में क्या है सर, यहां पर हम मान लेते हैं कि हमारे पास स्पेस में एक क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है सर। ठीक है, क्या है अपने पास स्पेस में, यहां पर अपने पास स्पेस में एक क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है सर। ठीक है, अब मेरी बात पे जरा अच्छे से गौर करते हुए चलना, पूरी बाकायदा फैली हुई क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, तो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो वो ऐसे परपेंडिकुलरली इनसाइड जा रही है। ठीक है, यस सर, चलेगा। ठीक, अब उसके बाद क्या हो रहा है भाई, यहां पे जरा गौर करते हुए चलना, ये इसको ऐसे ले आते हैं इस तरफ, यस सर, यहां ले आए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये रहेगा अपने पास में गैल्वेनोमीटर, ये रहेगा अपने पास में गैल्वेनोमीटर। और देखो भैया, ये अपने पास में एक लूप मैंने अब बनाने का ट्राई कर रहा हूँ लूप। ठीक है, और इसको ना मैं एक स्लाइडर से अटैच कर दूंगा। ठीक है, अब इसका स्लाइडर क्या होता है, तो भाई एक ऐसा वायर लगा दिया, बस कोई दिक्कत वाली बात है क्या। इसको लगाने भर से क्या हो गया सर, इसको लगाने भर से ये लूप पूरा क्लोज हो गया ना, इसको लगाने भर से ये वाला साइड का जो लूप है वो पूरा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब अगर किसी भी क्लोज लूप में से जो अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है अगर उसकी वैल्यू चेंज होगी तो फ्लक्स में आने वाले चेंज के कारण वहां पर एक ईएमएफ भी इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, दिस इज ऑल इन अकॉर्डेंस विद द फैराडेज लॉ। ठीक है, ये जो स्लाइडर है ना, इसकी लेंथ को अपन मान लेते हैं L। ठीक है, चलेगा आप लोग को, ऐसा चल जाएगा बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि जो मैं L यूज कर रहा हूं ना, दिस इज बेसिकली द लेंथ ऑफ द स्लाइडर। ठीक है, दिस इज बेसिकली द लेंथ ऑफ द स्लाइडर। ठीक है सर, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है, एल इज द लेंथ ऑफ द स्लाइडर हो चुका है। ठीक है, अब देख क्या होता है कि जब मैं इसको ऐसे मूव करवाऊंगा इसके तरफ, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से, जब इसको अपन मूव करवाएंगे यहाँ पे इस तरफ, तो बेसिकली क्या हो जाएगा कि जो स्लाइडर है ना अब वो मूव करके ऐसे यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, जो स्लाइडर है अब वो मूव करके बेसिकली आ चुका है सर, यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियर है, यस सर, यहाँ तक का फंडा पूरा शानदार तरह से क्लियर है। ठीक है, अब ध्यान देते हुए चलना, तो अब यहाँ थोड़ी रहेगा, हट गया यहाँ से, यहाँ थोड़ी रहेगा, यहाँ से हट गया अभी ये। ठीक है, तो स्लाइडर मूव करके दरअसल कहाँ आ चुका है सर, स्लाइडर मूव करके यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी ट्रैवल कर ली गई है सर, तो यहाँ पर डिस्टेंस ट्रैवल कर ली गई है मान लो x के बराबर, इसकी लेंथ कितनी थी सर, l के बराबर। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे निकालता हूँ कि व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ, मुझे यहाँ पे क्या निकालना है कि सर व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, अब जरा फोकस करते हुए चलना, तो इन अकॉर्डेंस विद फैराडेज लॉ, तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ क्या होता है, जरा फोकस करें इस बात पे, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ क्या होता है, जरा देखें इस बात को। फैराडे के लॉ के अनुसार, फैराडे के लॉ के अनुसार होता ये है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना, जो अपने पास इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा ना, वो होगा सर रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ई बोले तो, ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ को वैसे भी ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा सर रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैं तो सिर्फ मैग्नीट्यूड से कंसर्न हूं, तो मैं माइनस सिंबल लेकर के नहीं चल रहा हूं, चलेगा आप लोगों को इतना, ये सब चलेगा। ठीक है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू बेसिकली क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है सर, B इंटू ए होता है। ठीक है, तो B इंटू ए होता है ये वाला फॉर्मूला, तो डिफरेंशिएशन ऑफ B, उसके बाद एरिया क्या हो जाएगा सर, L इंटू एक्स। ठीक है, अच्छा अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर प्रॉपर अगर अपन पूरा सब कुछ सिंबल वगैरह लेके चलें तो कैसे करना पड़ेगा, तो भाई तुम एक काम कर सकते हो, फिर तुम पूरा BA cos थीटा लेना। ठीक है सर, ले लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, चलो भैया फिर ले लो, तो E इज इक्वल्स टू माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फाई को अपन लिखते हैं BA cos थीटा, बोलो हाँ कि ना। यस सर, बात तो बिल्कुल सटीक है। ठीक है, अब जरा गौर करना, बी कहां जा रहा है सर, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है। ए कहां आएगा सर, तो ए जो है ना, दिस इज बेसिकली एरिया वेक्टर, एंड एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स। क्या बोला मैंने कि एरिया वेक्टर जो होता है, एरिया वेक्टर जो होता है ना वो हमेशा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स की तरफ काम करता है। ठीक है, तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलरली अगर आउटवर्ड्स काम करेगा तो यहां पर मैं इसको बोल सकता हूं कि थीटा इज इक्वल टू कितना है सर, 180 डिग्री है।
थीटा कितना है सर 180 डिग्री है। अगर थीटा को आपने लिख दिया 180 डिग्री तो देयरफॉर ईएमएफ इज इक्वल्स टू बेसिकली ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी को अपन ने बाहर निकाल लिया और ये चलता है सर डिफरेंशिएशन ऑफ एरिया, और सर एरिया यहाँ पे क्या हो जाएगा L इंटू एक्स के बराबर। आप देख सकते हैं कि ये जो अपने पास लूप है इसका जो एरिया हो जाएगा वो L इंटू L इंटू एक्स के बराबर, ये जो चेंज आया यहाँ पे, ठीक है। क्या आपके दिमाग में ये वाला फंडा क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो एक काम करो ना, B और L को बाहर निकाल लो और कर लेना dx बाई dt, और आप जानते हैं dx बाई dt क्या देगा आपको? dx बाई dt का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट से मिलता है अपने को वेलोसिटी, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट से अपने को मिलता है वेलोसिटी, तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सर? BLV, ठीक है। ईएमएफ से अपने को क्या मिल जाएगा? E इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा सर? BLV मिल जाएगा। E इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो कि मैं पहले से आप लोग को बता चुका था, E इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ, और B इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन, L इज द लेंथ ऑफ द स्लाइडर, ऊपर लिखा हुआ है। अब ये जो V लिखा है ना, दिस इज नॉट वोल्टेज, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द स्लाइडर, ठीक है। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द स्लाइडर। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया है? यस सर, V इज द वेलोसिटी ऑफ द स्लाइडर, ठीक है। तो ये वाला मोशनल ईएमएफ जो आपसे पूछा हुआ था ना, वो यही था। दिस इटसेल्फ इज द मोशनल ईएमएफ। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया है? यस सर, पूरा क्लियर हो गया है। 3 2 1 रेडी गो, सुपर डन एंड सुपर क्लियर हो चुका है सर, ठीक है। चलें, ओके, बढ़िया। अब आपको लेके चलते हैं अपन इसके अगले वाले सवाल के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आप लोगों के सामने। अ वायर ऑफ लेंथ 0.1 मीटर, एक वायर है जिसकी लेंथ है सर 0.1 मीटर। दिस इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। दिस इज मूविंग परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड, ओके सर। तो यहाँ पे जो लेंथ है अपने पास में वो है सर 0.1 मीटर के बराबर, और इसकी जो वेलोसिटी है सर वो कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है। जस्ट लाइक द प्रीवियस डेरिवेशन यार, वेलोसिटी ऑफ द स्लाइडर जो अपने पास स्लाइडर था ना, वो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड जो थी वो अंदर जा रही थी और स्लाइडर इसी प्लेन में रखा हुआ था, वो परपेंडिकुलर हो चुका है, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा समझ में आ गया, तो मैं चाहूंगा इसका एक जबरदस्त आप स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर कहानी में आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, ये वाली बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर? यस सर। तो L अपने पास आ चुका है 0.1, व्हाट इज द वेलोसिटी सर? 10 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद क्या बोला? परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन जो है वो है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर या फिर 1 टेस्ला। कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। तो अभी अपन करके आए हैं अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ मोशनल ईएमएफ। अभी तुरंत से पहले जो अपन करके आए हैं भाई साहब, तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ मोशनल ईएमएफ अगर अपन देखें तो अपन जानते हैं फॉर्मूला क्या आता था, हमने अभी तो निकाला है। E इज इक्वल टू आया सर BLV के बराबर। क्या आ गया था? E इज इक्वल टू आ गया था सर BLV के बराबर। तो अपन इसको लिख दें कि सर ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू B इंटू L इंटू V, ठीक है। सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन? सर 1 है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्लाइडर? सर 0.1 है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द स्लाइडर? सर वेलोसिटी ऑफ द स्लाइडर इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो अपने पास ये कितना आ जाएगा? 0.1 इंटू 10 करेंगे तो 1 वोल्ट। इसका सीधा सा मतलब क्या है सर कि 1 वोल्ट का ईएमएफ जो है वो इंड्यूस होने वाला है। इट्स एज सिंपल एज दैट। मैं चाहूंगा इस शानदार सी चीज का आप स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आपको लेके चलेंगे इसके अगले वाले सवाल की तरफ। ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? 3 2 1 रेडी गो, सुपर डन, सुपर क्लियर हो चुका है सर, ठीक है। चलें आगे बढ़े, ओके। फाइंड आउट द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनोइड, ठीक है। एक लॉन्ग सोलेनोइड है, उसका अपन को निकालना है सेल्फ इंडक्टेंस। तो अब जरा कहानी को हम करते हैं शुरू। तो जैसे मान लीजिए कि देयर इज अ सोलेनोइड, ठीक है, और अगर इसमें से करंट पास करवाओगे तो फिर इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है ना, वो रिजेंबल करती है कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड जो एक बार मैग्नेट की प्रोड्यूस होती थी, ठीक है। तो करंट यहां से हो चुका है प्रोड्यूस, करंट यहां से एग्जिट ले चुका है, ठीक। चलो सर, बढ़िया, एक तरफा शानदार जानदार, ठीक है। तो अब इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कुछ इस तरह ऐसे आ रही है, ठीक है। यस सर, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो बकायदा इस तरह से जा रही है, ठीक है। चलो, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा? एक करंट कैरिंग सोलेनोइड, और इसके आसपास बकायदा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो चुकी है, ठीक है। नाउ अपन एक काम करेंगे, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फाई इज इक्वल टू हो जाएगा LI के बराबर। क्या बोला मैंने? फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? L इंटू I के बराबर हो जाएगा। ये तो क्या है? जनरल फॉर्मूला होता है। फाई इज इक्वल टू LI, दिस इज द मोस्ट जनरल फॉर्मूला, ठीक है। नाउ बाय डेफिनेशन अपन चलते हैं एक बार। नाउ बाय
डेफिनेशन अपन चलते हैं एक दफा। तो बाय डेफिनेशन हम ये बात को जानते हैं बाकायदा, बाय डेफिनेशन हम इस बात को जानते हैं बाकायदा कि सर फाई इज इक्वल टू होता है बी ए कॉस थीटा, फाई इज इक्वल टू बी ए होता है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो आप बेफिक्र हैं। तो cos 0, तो फाई इज इक्वल टू क्या होता है बी ए कॉस थीटा, मतलब बी ए। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो n टाइम्स बी ए हो जाएगा, बोलो हाँ कि ना, ठीक है। यस सर, बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन सोलेनोइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन क्या होता है, तो मैं इसमें लिख देता हूं कि फॉर सोलेनोइड, अगर एक सोलेनोइड के रिस्पेक्ट में बात की जाए तो मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन जो है ना वो होता है सर मुन्नी वाला फॉर्मूला, तो म्यू नॉट एन इंटू आई के बराबर होता है, ठीक है। यस सर, ये वाली बात हम समझ चुके हैं, म्यू नॉट एन इंटू आई के बराबर होता है, ठीक है। तो देयरफॉर अब जो अपने पास मैग्नेटिक फ्लक्स यहां से बचेगा वो क्या बचेगा, फाई इज इक्वल्स टू एन, और बी को अपन ने खोल दिया तो मुन्नी, तो म्यू नॉट एन आई, और उसके बाद बस मैंने बी को खोला, उसके बाद ए भी तो है। सर क्या करा आपने यहाँ पे, देखो फाई इज इक्वल्स टू एन टाइम्स बी ए था, तो एन को मैंने लिख दिया एज इट इज। उसके बाद बी को अपन ने यहाँ से उचका लिया ना, बी क्या हो चुका है म्यू नॉट एन आई, तो बी को लिख दिया म्यू नॉट एन आई। उसके बाद क्या बच रहा है ए, तो ए को लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जरा आप यहाँ पे फोकस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो छोटा वाला एन है ना, ये छोटा वाला एन जो है ना, दिस इज व्हाट, दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स लेकिन पर यूनिट लेंथ, दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स लेकिन पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ पे कितने टर्न्स हैं, तो सर छोटा वाला n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है सर, ठीक है। यस सर, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है, यहां तक कोई भी तकलीफ नहीं आ रही अपने को। अब जरा ध्यान देना, L इज द लेंथ ऑफ द सोलेनोइड, अपन ऐसा मान लेते हैं L इज द लेंथ ऑफ द सोलेनोइड, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ द सोलेनोइड। आया समझ? यस सर, बिल्कुल समझ में आ गया, ठीक है। तो देयरफॉर अब जरा गौर करते हुए चलेंगे, जो फ्लक्स अपन निकालेंगे ना वो अपने पास में क्या हो जाएगा, n म्यू नॉट हो जाएगा। उसके बाद जो छोटा वाला n है ना वो निकल जाएगा, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ से निकल जाएगा। उसके बाद सर i इंटू ए आ जाएगा, तो जो फ्लक्स यहां से आएगा तुम्हारे पास वो आएगा म्यू नॉट n का स्क्वायर आई ए ओवर L, यहां पे आ जाएगा म्यू नॉट n का स्क्वायर आई ए ओवर L, दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स, और इसको अपन बोल देंगे सेकेंड इक्वेशन। ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसको अपन कह देंगे सेकंड इक्वेशन। और अब क्या बनता है सर, अब बनता है ये कि आप कर दें इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट, ठीक है। हमें निकालना होता है सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। तो हम एक काम करने वाले हैं, हम इक्वेट करने वाले हैं, इसको हम इक्वेट करने वाले हैं फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड वाली इक्वेशन के साथ, बात ही खत्म हो जाएगी। तो जैसे अपन इक्वेट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड वाली इक्वेशन के साथ, तो फाई इज इक्वल्स टू क्या है वहां पे सर, L इंटू आई है, ठीक है। और राइट में क्या है सर, म्यू नॉट, राइट में क्या है सर, म्यू नॉट n का स्क्वायर आई ए ओवर एल, ठीक है। म्यू नॉट n का स्क्वायर आई ए ओवर एल। अब एक काम करना, आई से आई जो है ना वो काट देना, तो सेल्फ इंडक्टेंस अभी के अभी मिल जाएगा तुम्हें। L इज इक्वल्स टू म्यू नॉट n का स्क्वायर, आई से आई कट चुका है तो a ओवर l, ठीक है। ये वाला l है कोएफिशिएंट फॉर सेल्फ इंडक्टेंस, और ये वाला l है नीचे वाला फॉर द लेंथ ऑफ द सोलेनोइड, ठीक है, फॉर द लेंथ ऑफ द सोलेनोइड। क्या आप लोग को ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया? यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया, और ये हो चुका है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस फॉर अ लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनोइड, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, यहां से ना इसको सेपरेशन देना स्टार्ट कर देता हूं। पहले आप इसको नोट कर लेना, उसके बाद फिर आप इसको नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 1 2 3 साइड हो गए अपने पास। और सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है भाई, कमेंट सेक्शन में बताते हुए चलो जल्दी। होती है हेनरी, होती है हेनरी सर, हेनरी, ठीक है। हो गया पक्का, लग रहा है शानदार डेरिवेशन? यस सर, बिल्कुल लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है सर। चल अगले वाले पे कूद जाते हैं। ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 भी हो चुका है एकदम डन 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 डन। अब आपको लेके चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि सेल्फ इंडक्टेंस निकालना हो चाहे म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना हो, सेल्फ इंडक्टेंस निकालना हो चाहे म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना हो, फॉर्मूला एक जैसा ही होता है, सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। फॉर्मूला एक जैसा ही होता है। सर कैसा फॉर्मूला होता है, अभी दिखाता हूं। सेल्फ इंडक्टेंस एंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस, इनको समझने के लिए हम जिस फॉर्मूले की तरफ रुख करेंगे वो होता है सर फाई इज इक्वल्स टू एल आई
जिसमें L होता है सेल्फ इंडक्टेंस, और एक होता है phi इज इक्वल्स टू mi, जिसमें M होता है सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, तो मतलब बेसिकली phi अपॉन i इज, या तो आप उसको सेल्फ इंडक्टेंस बोल लो अगर एक कॉइल है तो, अगर दो कॉइल्स हैं तो फिर आप उसको बाकायदा म्यूचुअल इंडक्टेंस बोल लेना, कोई दिक्कत नहीं आती इसके अंदर। ठीक है, नाउ अब मेरी बात पे अच्छे से गौर करते हुए चलना। तो phi इज इक्वल्स टू li, phi इज इक्वल्स टू mi। ठीक है, तो अगर मैं L का निकालूं इंडक्टेंस, मतलब L का निकालूं डायमेंशनल फॉर्मूला, चाहे M का निकालूं, बात एक ही है, विच इज बेसिकली phi ओवर i। ठीक है, यहां तक का फंडा क्लियर है सर? यहां तक का फंडा एकदम शानदार तरह से क्लियर है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो नाउ अब एक बात सुनना तुम, इसको अपन मानते हैं एज द फर्स्ट इक्वेशन, इसको अपन मानते हैं एज द फर्स्ट इक्वेशन, और समझो बस इस बात को कि कैसे भी करके फाई निकाल लेना। ठीक है, नाउ कैसे भी करके बस फाई निकालना है, ये तुम्हारा उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, तो फाई इज इक्वल्स टू क्या होता है सर? बी ए होता है। अब सिंस आप सब लोग जानते हैं कि एफ इज इक्वल्स टू होता है सर क्यू वी बी साइन थीटा। क्या जानते हैं आप लोग कि सर एफ इज इक्वल्स टू होता है क्यू वी बी साइन थीटा? वो फॉर्मूला कैसे आया था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल, ठीक है, जिसके पास चार्ज क्यू है, अगर उसको वेलोसिटी वी के साथ फेंक दिया जाए किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी में, तो उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स काम करना शुरू कर देता है, और उस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है सर? एफ इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, अब जरा ध्यान देना एक बहुत ही खूबसूरत सी बात पे, अगर एफ इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा है तो दैट साइन थीटा इज बेसिकली यूनिटलेस डायमेंशनलेस। ठीक है, तो अब एक काम करो, अगर मैं एफ इज इक्वल्स टू क्यू वी बी लूं तो बी वहां से क्या हो जाएगा? एफ अपॉन क्यू वी। बी वहां से क्या हो जाएगा सर? बी हो जाएगा वहां से एफ अपॉन क्यू वी, और उसके बाद फिर यहां पे आ जाएगा एरिया। ठीक है, अब जरा गौर करना अच्छे से, तो एफ का मतलब क्या होता है? फोर्स, और फोर्स क्या होता है सर? एम एल टी माइनस टू। ठीक है, एफ का मतलब क्या होता है? फोर्स, फोर्स क्या होता है? एम एल टी माइनस टू, और ए का मतलब होता है एरिया, एरिया होता है एल का स्क्वायर, क्यू का मतलब होता है चार्ज, चार्ज का मतलब होता है ए टी, और वी का मतलब होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी होती है सर एल टी माइनस वन। ठीक है, वी का मतलब होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी होती है सर एल टी माइनस वन। ठीक है सर, बढ़िया, एक तरफा, जानदार, शानदार। ठीक है, अब देख क्या होता है, टी और टी माइनस वन निपट गया, यस सर निपट गया, कोई दिक्कत ही नहीं हुई अपने को। ठीक है, उसके बाद एल से एल को भी निपटा देना सर, बिल्कुल सही बात है। तो उसके बाद क्या बचने वाला है, जरा इस बात पे गौर करना, तो फाई इज इक्वल टू आ जाएगा सर एम टी माइनस टू ए माइनस वन एल स्क्वायर। ठीक है, तो फाई इज इक्वल टू एम टी माइनस टू ए माइनस वन और एल का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन आप समझें कि मुझे निकालना क्या था? मुझे निकालना था सर सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, तो मैं इसमें लिख दूंगा नाउ सेल्फ इंडक्टेंस क्या हो जाएगा? सेल्फ इंडक्टेंस क्या हो जाएगा? तो सेल्फ इंडक्टेंस के लिए सर आप ये समझें कि फाई ओवर आई करना पड़ता है। ठीक है, तो फाई का मतलब क्या हो जाएगा सर? एम टी माइनस टू ए माइनस वन एल स्क्वायर अपॉन आई करोगे तो ए हो जाएगा। तो देयरफॉर सेल्फ इंडक्टेंस का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा, ठीक है, समझना मेरी बात को अच्छे से, देयरफॉर सेल्फ इंडक्टेंस का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो आ जाएगा सर एम एल का स्क्वायर, एम एल का स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस टू, टी माइनस टू हो जाएगा सर, और ए माइनस टू हो जाएगा सर, बस काम ही खत्म हो गया। तो ये आ जाएगा अपने पास में क्या? सेल्फ इंडक्टेंस। बताओ आया समझ के नहीं आया? तो यहां पे अपना खत्म होता हुआ डायमेंशनल फॉर्मूला। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक की बात पूरी शानदार तरह से समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत तो नहीं होती। आया समझ? आया समझ? यस सर, क्लियर है। ठीक है, तो चलें भैया इसको जरा निपटा दिया जाए, और अब आपको लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, फाइंड आउट the expression for mutual inductance of one coil with respect to another coil if the two long solenoids are coaxial। ठीक है, मैं चाहूंगा एक बार आप ट्राई करें, बिकॉज ये है बहुत जबरदस्त चीज यार, ये है बहुत जबरदस्त चीज। ठीक है, करें, हुआ, चलो अब इसको जरा मैं सॉल्व करना भी स्टार्ट करता हूं। ठीक है, देखो भाई, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है एक कॉइल किसी दूसरे कॉइल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो पहले अपन एक काम करते हैं, ये बना दिया अपन ने पहले एक कॉइल, बढ़िया सर। ठीक है, ये कोएक्सियल कॉइल सब दो बनेंगे, मतलब अपन ने बना दी, इसकी फिक्स करी अपन ने, इसके एक्सेस है। ठीक है, अब दूसरी वाली कॉइल में लेकर के आ जाऊं। यस सर, ये दूसरी वाली कॉइल लेके आते हैं। ठीक है, तो ये रहेगी अपनी क्या सर? दूसरी वाली कॉइल। यस सर, बढ़िया है, ये रही अपनी दूसरी वाली कॉइल। अब जरा मेरी बात पे गौर करते हुए चलना, यहाँ पे कहाँ पे खत्म हो सकता था? ये यहीं पे, और तो कहीं नहीं। ठीक है, अब एक काम करो, मान लेते हैं कि जो ऊपर वाला है ना, दिस इज कॉइल नंबर 2, और जो नीचे वाला है ना येलो वाला को मान लेते हैं कि दिस इज कॉइल नंबर 1। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं अपन, करंट मानते हैं कि बस ऊपर वाले कॉइल में करंट है। ठीक है, तो जब मान ले जब ऊपर वाले कॉइल में करंट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा I2।
तो यहां चले आएगा सर क्या, I2 चले आएगा। हमने माना कि ऊपर वाले कॉइल में करंट है और ये नीचे येलो वाले कॉइल में करंट नहीं है, बोलो हाँ कि ना। यस सर, बात तो बिल्कुल सटीक है, ठीक है। तो ये ऊपर वाले कॉइल में करंट है तो भाई इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो जाएगी ऐसे करके, बोलो हाँ कि ना। यस सर, अगर ऊपर वाले कॉइल में करंट है तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है सर वो ऐसे करके जाएगी, ठीक है। यस सर, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो ऐसे करके निकल जाएगी। तो भाई जो येलो वाला कॉइल था ना, येलो वाला मतलब जो पहला वाला कॉइल था ना, वो तो भाई साहब पूरा समा गया। जो येलो वाला कॉइल था ना वो तो पूरा समा गया है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो तो ऐसे हुआ था इसके साथ, ये था, ये पूरा समा गया है, निकल गया, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सर पूरा फंडा क्लियर है। अब जरा मेरी बातों पे ना अच्छे से गौर करते हुए चलना। देखो भाई, फ्लक्स का जो बेसिकली फॉर्मूला होता है ना वो क्या होता है, M × I होता है। बढ़िया सर। अब करंट कौन से वाले कॉइल में, सर करंट है दूसरे वाले कॉइल में, ठीक है। नाउ वी आर बेसिकली डीलिंग विथ म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। तो अगर करंट पहले वाले कॉइल में होता है तो मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन, जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो दूसरे वाले कॉइल का लिंक निकालना। अगर करंट दूसरे वाले कॉइल में होता है तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ना वो पहले वाले कॉइल से निकालना। तो यही मसला होता है कि भाई मतलब अनदर कॉइल का आपको फ्लक्स लिंकेज निकालना पड़ता है। तो करंट अगर कॉइल नंबर 2 में था तो फ्लक्स लिंकेज पहले वाले कॉइल का निकालेंगे, ठीक है। अगर फ्लक्स लिंकेज पहले वाले कॉइल का है तो इंडक्शन किस में होगा, पहले वाले कॉइल में। देखो दूसरे वाले कॉइल में तो करंट पहले से ही है ना, तो करंट अगर इंड्यूस होगा तो पहले वाले कॉइल में ही होगा ना। तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है पहले वाले कॉइल का दूसरे वाले के रिस्पेक्ट में। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि M12 इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस, M12 इज बेसिकली द म्यूचुअल इंडक्टेंस किसका, कॉइल 2 का, मुझे माफ करें कॉइल 1 का है विथ रिस्पेक्ट टू कॉइल 2, ठीक है। तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना इसको बोलते हैं अपन, चल ये बन गई अपने पास फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब जरा मेरी बातों पे अच्छे से गौर करते हुए चलना। अगर आपको बेसिकली फ्लक्स निकालना है ना तो आप इसको N × B × A भी तो करोगे, N × B × A भी तो करोगे। भाई करंट अपने पास किस में था, सर करंट था दूसरे वाले कॉइल में, तो मैग्नेटिक फील्ड किसके लेंगे सर, दूसरे वाले कॉइल के लेंगे। लेकिन फ्लक्स का लिंकेज म्यूचुअल था तो अनदर कॉइल मतलब 1 का, तो नंबर ऑफ टर्न्स भी किसका, 1 का, और एरिया किसका। भाई इंडक्शन तो कॉइल नंबर 1 में ही होना है, इंडक्शन तो कॉइल नंबर 1 में ही होना है। तो ये कॉइल नंबर 1 का पूरा एरिया समाया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ, तो A1 लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। क्या आप लोग के दिमाग में यहां तक का फंडा क्लियर हो गया, सर सुप्रीमली क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो N1 को अपन एक काम कर सकते हैं, बताऊं क्या, N1 को अपन लिख सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, और इनटू L मतलब लेंथ ऑफ दिस सोलेनॉइड कर सकते हैं, ठीक है। यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कर दिया, ठीक है। अब देख क्या होता है, B2 का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन दूसरे वाले का तो मुन्नी, तो म्यू0 N2 और I2, और एरिया क्या हो जाएगा अपने पास में सर, पाई R1 का स्क्वायर, ठीक है। एरिया अपने पास में क्या हो गया सर, पाई R1 का स्क्वायर, तो ये अपने पास बन गया है φ1, इक्वेशन नंबर 2। अब बनता है कि सर इसको इक्वेट किया जाए, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेट किया जाए, और जैसे ही आप दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान देना, बहुत मस्त चीज होती है, ठीक है। जैसे इक्वेट मारूंगा ना तो I2 से I2 जो है वो तो निपट जाएगा, तो I2 से I2 जब निपट जाएगा तो क्या बचेगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस बचेगा पहले वाले का दूसरे वाले के रिस्पेक्ट में, और क्या बचेगा सर, ये म्यू0, फिर क्या बचेगा सर ये N1, फिर क्या बचेगा सर ये N2, तो म्यू0 N1 N2 L, उसके बाद पाई इंटू R1 का स्क्वायर, पाई इंटू R1 का स्क्वायर। ये वाला फंडा समझ में आ गया, यस सर आ गया। तो म्यू0 N1 N2 L इंटू पाई इंटू R1 का स्क्वायर। अब जो ये पाई इंटू R1 का स्क्वायर लिखा है ना भाई साहब, ये देखो जो लिखा है ना ये पाई इंटू R1 का स्क्वायर, दिस इज द एरिया ऑफ द इनर सोलेनॉइड, ठीक है। दिस इज द एरिया ऑफ द इनर सोलेनॉइड, अंदर वाले सोलेनॉइड का एरिया है, ठीक है। दिस इज द एरिया ऑफ द इनर सोलेनॉइड, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा क्लियर हो चुका होगा। जल्द से जल्द आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर कहानी में आपको आगे लेके चलते हैं। हो गया, 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन, ठीक है। ये वाला हो गया सर। अब अपन एक काम करते हैं, M12 निकाला, तुमने नोट कर लिया, अब सेम M21 आएगा, ठीक है सर। ये सेम वाला मसला क्या है, अब जरा मेरी बात पे गौर करते हुए चलना। ये था छोटा वाला सोलेनॉइड जो कि था येलो कलर का, बोलो हाँ कि ना। यस सर, बात तो बिल्कुल सटीक है, छोटा वाला सोलेनॉइड था सर येलो कलर का, ठीक है। और जो बड़ा वाला सोलेनॉइड था, कोएक्सियल तो अपन करने पहले, तो सर ये अपने पास कोएक्सियल हो गया। अब जो बड़ा वाला सोलेनॉइड था सर वो था अपने पास व्हाइट कलर का, बड़ा मतलब इसके टर्न्स बड़े बड़े थे, ठीक है।
इसके जो नंबर, इसके जो टर्न्स थे ना, इनकी लेंथ थोड़ी सी बड़ी थी, इनका रेडियस बड़ा था, इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा था, ठीक है। इस दफा करंट किस में, देखो व्हाइट वाला इज कॉइल नंबर 1 और येलो वाला इज कॉइल नंबर 2। बोलो हाँ कि ना, यस सर, बिल्कुल सटीक बात है, ठीक है। इस बार कॉइल 2 में ही करंट है। अरे नहीं नहीं नहीं, 1 2 मैंने उल्टा कर दिया क्या इसमें, मुझे माफ करना भाई, वो ऊपर वाला 2 था, ठीक है। अब ये क्या है, नीचे वाला 1 था, है ना, तो ये नीचे वाला 1 है और ऊपर वाला जो था ना व्हाइट वाला वो था 2। अब अपन 1 में करंट दे रहे हैं ना, इस बार अपन 1 में करंट दे रहे हैं, तो 1 में करंट देंगे तो आप इसको I1 बोलोगे ना, फिर I1 नाम दिया और I1 जो है वो यहाँ से निकल जाएगा। बोलो हाँ कि ना, यस सर, बात तो बिल्कुल सटीक है। तो येलो वाले में से जो है करंट पास करेगा तो येलो वाले का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। येलो वाले में से करंट पास करेगा तो येलो वाले में से क्या होगा सर, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो भाई येलो वाले की मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है तो इट वेंट समथिंग लाइक दिस। बोलो हाँ कि ना, येलो वाले में से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है तो इट वेंट समथिंग लाइक दिस। बोलो हाँ कि ना, बढ़िया है सर, एक तरफा है सर, जबरदस्त, ठीक है। तो ये ऐसे प्रोड्यूस होके निकल चुकी है क्या, मैग्नेटिक फील्ड। अब आप देख रहे हैं ये छोटे से एरिया में ही कंसर्न्ड है, ठीक है, ये छोटे से एरिया में ही कॉन्स्ट्रिक्टेड भी है। देखो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है सर, M इंटू आई होता है। अब जो करंट है वो करंट किस कॉइल में, सर करंट तो पहले वाले कॉइल में है, तो I1 ले लेंगे अपन, ठीक है। अगर I1 ले लेंगे, करंट अगर कॉइल नंबर 1 में है तो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा कॉइल नंबर 2 में, जस्ट बिकॉज म्यूचुअल इंडक्शन है, ठीक है। अब ये दूसरे वाले में इंड्यूस हो रहा है पहले वाले के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इसको बोल देंगे अपन इक्वेशन नंबर 1 और M21 का मतलब बेसिकली क्या हो जाएगा, दिस इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस। M21 का बेसिकली मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस of coil 2. This is the mutual inductance of coil 2 with respect to coil 1. This is the mutual inductance of coil 2 with respect to coil 1. कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जरा फोकस करते हुए चलना अच्छे से। तो भाई फ्लक्स का जो बेसिक फॉर्मूला होता है, मेरी बात समझना, फ्लक्स का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है N इंटू बी इंटू ए, ठीक है। अब समझो मेरी बात को अच्छे से, ये फ्लक्स किसके साथ में एसोसिएटेड है सर, ये दूसरे में, ठीक है। ऐसा कर ले, देख करंट किस में था सर, करंट था पहले वाले में, तो मैग्नेटिक फील्ड किसका होगा सर, पहले वाले का होगा, ठीक है। लेकिन फ्लक्स का लिंकेज किस में होगा, सिंस ये म्यूचुअल इंडक्शन था तो कॉइल नंबर 1 में करंट अगर है तो कॉइल नंबर 2 में होगा उसका इंडक्शन, ठीक है। तो कॉइल नंबर 2 में होगा करंट का इंडक्शन, तो फ्लक्स कहां पे है, कॉइल नंबर 2 का। नंबर ऑफ टर्न्स भी किसके सर, कॉइल नंबर 2 के। एरिया मन तो करेगा कि मैं कॉइल नंबर 2 मतलब बड़े वाले का एरिया ले लूं, लेकिन आप जरा देखें इसमें पूरे बड़े वाले के क्रॉस सेक्शन में से फील्ड का एसोसिएशन है ही नहीं, ठीक है। फील्ड जो है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो अभी भी छोटे वाले एरिया के साथ ही एसोसिएटेड है, तो फिर आपको यहाँ पे एरिया जो है ना मतलब बेफिक्र होकर के A1 लेना पड़ेगा, ठीक है। चले सर, ओके डन, ये वाला फंडा आ गया समझ में। बस यही ग्लिच वाला पॉइंट होता है, यहाँ पे बस गलती करने से बचना, चेक करना कि पूरे बड़े वाले में तो एरिया में तो मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड है भी नहीं, मैग्नेटिक फील्ड का एसोसिएशन सिर्फ छोटे वाले लूप के साथ ही है, ठीक है। तो यहाँ पे अब अपन क्या करने वाले हैं, यहाँ पे देखो φ2 इज इक्वल्स टू N2 का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। इस पूरे सोलेनॉइड की जो लेंथ है ना वो हम बकायदा क्या मान के चल देते हैं सर, इसकी लेंथ अपन L मान के चल देते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा सर, N2 इंटू L हो जाएगा, N2 इंटू L। उसके बाद B1 था तो म्यू नॉट N1 I1, ठीक है, मुन्नी वाला फॉर्मूला। उसके बाद एरिया क्या हो जाएगा सर, पाई इंटू R1 का स्क्वायर। यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है सुप्रीम तरह से, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, वो फर्स्ट इक्वेशन थी, इसको मान लेते हैं अपन सेकंड इक्वेशन। अब बनता ये है कि सर दोनों इक्वेशन को आप पकड़ के इक्वेट कर दो, ठीक है। तो जैसे ही अपन इक्वेट करेंगे तो अगेन वही चीज आने वाली है, जो M12 आया था ना वही तुम्हारे पास में M21 भी आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप इक्वेट करोगे I1 से I1 जो है ना वो तो निपट जाएगा, तो देयरफॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस कॉइल 2 का कॉइल 1 के रिस्पेक्ट में जो बचेगा वो बचेगा सर म्यू नॉट N1 N2 L, I से I कट चुका है, पाई इंटू R1 का स्क्वायर आ चुका है। दिस इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2 विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 1, सेम आ चुका है, M12 इक्वल टू M21 आ चुका है। और मैं यहाँ पे फिर से आपको बता दूं एक बार कि जो ये जो एरिया है ना पाई इंटू R1 का स्क्वायर, दिस इज अगेन द एरिया ऑफ inner solenoid. This is again the area of inner solenoid, ठीक है भाई। जल्दी से इस खूबसूरत से स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद फिर अपन कहानी में आगे बढ़ते हैं। क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है। चलें आगे बढ़े, ओके
चलें सर बढ़िया, ये वाला अपना पूरा हो चुका है क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, ठीक है। एन ईएमएफ ऑफ 0.7 वोल्ट 0.5 वोल्ट इज डेवलप्ड इन द सेकेंडरी कॉइल व्हेन करंट इन द प्राइमरी कॉइल चेंजेस फ्रॉम 5 एम्पियर टू 2 एम्पियर इन 300 मिलीसेकंड्स। कैलकुलेट करना है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल्स, ठीक है। एक बार आप इस सवाल पे सेल्फ ट्राई करिए, अगर बन गया तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज फिर मैं सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन सेल्फ ट्राई तो बनता है सवाल के ऊपर यार, जल्दी करना प्लीज। ठीक है भाई, हो गया पक्का। चलो भाई एक तरफा शानदार। अब करेंगे इसको अपन, शुरुआत देते हैं इसको, ठीक है। तो एक ईएमएफ है जो कि है सर 0.5 वोल्ट का। तो 0.5 वोल्ट का ईएमएफ जो है वो इंड्यूस हो चुका है इन द सेकेंडरी कॉइल व्हेन द करंट इन द प्राइमरी कॉइल चेंजेस फ्रॉम 5 टू 2 एम्पियर्स, ठीक है। तो मतलब इनिशियल करंट जो है सर वो है 5 एम्प्स, ठीक है। तो 5 एम्पियर से चेंज होगा कि 2 एम्पियर पहुंच गया, मतलब फाइनली करंट जो है सर वो हो चुका है 2 एम्पियर के बराबर। यस सर, ये बात बिल्कुल सही है। और समय कितना लग गया सर? समय लग गया है 300 मिली सेकेंड्स के बराबर, ठीक है। समय कितना लग गया सर? 300 मिली सेकेंड्स। मिली मतलब 10 की पावर -3 सेकेंड्स, ठीक है। समय कितना लग गया है? समय लग गया सर 300 मिली सेकेंड्स के बराबर 310 टू द पावर -3 सेकेंड्स, ठीक है। अब समझना, कैलकुलेट करना है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल्स। तो अपन एक बेसिक फॉर्मूले के ऊपर जाते हैं, ठीक है। व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला? अपन जाते हैं बेसिक फॉर्मूले के ऊपर। तो व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला? तो बेसिक फॉर्मूला है सर E इज इक्वल टू क्या होता है, देखो -m टाइम्स सर हो जाएगा di/dt, ठीक है। -m टाइम्स di/dt। व्हाट इज द ईएमएफ इंड्यूस सर? 0.5। बहुत बढ़िया। व्हाट, अच्छा m की वैल्यू चल वही तो नहीं पता। उसके बाद di का मतलब क्या हो जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल। तो 2 - 5 करेंगे, क्या करेंगे? 2 - 5। और नीचे क्या है अपने पास? dt। और dt कितना है सर? 300 मिली एम्पियर, 310 टू द पावर -1। क्या हो जाएगा सर? ये 3 × 10 टू द पावर क्या हो जाएगा सर? -1, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलना। तो 0.5 इज इक्वल्स टू, भाई 2 - 5 करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। तो -3 - m इज बेसिकली 3m हो जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा सर? 310 टू द पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। ओके, डन डनाडन, डन हो चुकी कहानी। 3 से 3 जो है वो निपट जाएगा। तो m अपने पास में क्या हो जाएगा? सुनते हुए चलना। m अपने पास में आ जाएगा सर 0.5 इंटू 10 टू दी पावर -1। सही जा रहा हूँ क्या? m कितना है? 0.5 10 टू दी पावर -1। आप एक काम करो, इस पॉइंट को ना 2 दफा आगे लेके चले जाओ, ठीक है। तो 550 10 टू दी पावर -3 हो जाएगा, हेनरी हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब 50 मिली हेनरी। इसका मतलब क्या हो जाएगा सर? 50 मिली हेनरी इज द सेल्फ इंडक्टेंस, इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस। 50 मिली हेनरी, 50 मिली हेनरी इज द वैल्यू फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है भाई। जल्द से जल्द इस शानदार सी चीज का आप स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी करेंगे। 3 2 1 रेडी गो। सुपर क्लियर एंड सुपर डन हो चुका है सर, ठीक है। चलें आगे बढ़े। यस सर, डिस्कस एंड स्टेट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। क्या होते हैं फैराडे के लॉ फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? तो फैराडे के बेसिकली 2 लॉज होते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट लॉ होता है ना, फैराडे के बेसिकली 2 लॉज होते हैं। तो जो फर्स्ट लॉ होता है ना, फर्स्ट लॉ में ये कहा गया था कि जब भी किसी भी कॉइल के साथ लिंक्ड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, अगर उसकी वैल्यू चेंज होगी तब जाकर के उस कॉइल के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। ये बस कहा गया था फर्स्ट लॉ के अंदर। तो फर्स्ट लॉ में लिखेंगे कि व्हेनेवर, और बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी वाला क्वेश्चन है भाई साहब ये, ठीक है। व्हेनेवर द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, whenever the amount of magnetic flux, whenever the amount of magnetic flux linked with the coil changes, whenever the amount of magnetic flux linked with the coil changes, whenever the amount of magnetic flux linked with the coil changes, whenever the amount of magnetic flux linked with the coil changes, then an EMF is induced in the coil, ठीक है। then an EMF is induced in the coil, then an EMF is induced in the coil, then an EMF is induced in the coil, ठीक है। ये वाला फंडा क्लियर है क्या? ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। अब आते हैं अपन इसके सेकंड वाले लॉ के ऊपर, ठीक है। अब आते हैं अपन इसके सेकंड वाले लॉ के ऊपर, ठीक है भाई। सेकंड वाला लॉ क्या बोलता पता है?
सेकेंड वाला लॉ जो है ना, देखो फर्स्ट में क्या बताया गया कि ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। अब सेकेंड वाले लॉ में बताया गया कि कैसे उस इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू को निकाला जाएगा, ठीक है। तो इसमें कहा गया था कि जितने ज्यादा तेजी में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड का ईएमएफ इंड्यूस होगा, और जितना धीरे धीरे, जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो है ना वो कम होगा, उतना ही कम मैग्नीट्यूड का ईएमएफ भी इंड्यूस होता है, ठीक है। तो यहां पे लिखते हैं अपन कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, द EMF induced in, इसको अपन ऐसे लिखते हैं कि द EMF induced in the coil, the EMF induced in the coil, the EMF induced in the coil is directly proportional to, the EMF induced in the coil is directly proportional to the rate of change of magnetic flux, ठीक है, is directly proportional to, क्या लिखा है, the EMF induced in the coil is directly proportional to the rate of change of magnetic flux, is directly proportional to the rate of change of the magnetic flux, the rate of change of the magnetic flux, ठीक है, is directly proportional to the rate of change of the magnetic flux, ठीक है। यस सर, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। तो अपन कैसे करते हैं इसको कि इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब ई से करेंगे इसको रिप्रेजेंट, is directly proportional to, is directly proportional to the rate of change of magnetic flux, is directly proportional to the rate of change of magnetic flux। बस इतनी सी बात है। क्या आप लोग को ये शानदार सी चीज समझ में आ गई है? जल्दी मुझे कंफर्मेशन दे देंगे आप, ठीक है। और यहाँ पे एक माइनस साइन लग जाता है, माइनस साइन ये दिखाएगा आगे कि जो पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना वो दरअसल ऐसे नेचर की होती है कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स में आने वाले चेंज को अपोज करती है, और इसी पर बैठता है लेंस लॉ, वो भी करवा दिया जाएगा। पहले क्वेश्चन नंबर 8 का आप शानदार सा स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर कहानी में आगे बढ़ते हैं। हो गया है 3 2 1 रेडी गो, सुपर डन हो गया सर एंड सुपर क्लियर हो गया सर, ठीक है। चले आगे बढ़े। Discuss about the direction of induced current when a magnet moves towards a circular closed coil, ठीक है। अब जरा गौर करते हो चलना इसके ऊपर। देखो ये मेरे पास एक अपन कॉइल बना रहे हैं, 2 मिनट बस जरा ध्यान देना, ठीक है। ये लगा दिया गैल्वेनोमीटर, उसके बाद एक और कॉइल नीचे बना रहा हूं मैं, और ये लगा दिया गैल्वेनोमीटर, ठीक है। उसके बाद एक और कॉइल यहां बना रहा हूं मैं, और ये लगा दिया गैल्वेनोमीटर, और एक और कॉइल यहां बना रहा हूं मैं, और एक लगा दिया यहां पर गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अब जरा गौर करना, बहुत ही शानदार सी बातों को बता रहा हूं मैं यहां पे, ठीक है। पहले मैंने इनका सेपरेशन दे दिया है कि भाई साहब ये सीन अलग है वो सीन अलग है, ठीक है। अब देख क्या होता है, यहां पे एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। यहां पर भी एक मैग्नेट है, ये भी नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। अगला केस समझते हुए चलना, यहां पर एक मैग्नेट है, साउथ पोल है और नॉर्थ पोल है, और यहां पर एक मैग्नेट है, ये भी इसका साउथ पोल है और ये इसका नॉर्थ पोल है, ठीक है। अब जरा गौर करना, बहुत ही प्यारी बातें को बता रहा हूं मैं। देख क्या होता है ना कि जब कभी अगर ऐसा होता है ना कि नॉर्थ पोल पास आ रहा है, मान ले कभी अगर ऐसा होता है ना कि नॉर्थ पोल पास आ रहा है, तो बेसिकली होता क्या कि अगर अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी ना तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। बोलो हाँ कि ना, क्या बोला मैंने? अगर अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी तो फिर ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब जब मैं इस मैग्नेट को कॉइल के पास लेके जा रहा हूं ना तो बेसिकली अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। और जब फ्लक्स की वैल्यू बढ़ेगी, सुनते हुए चलना अच्छे से, जब फ्लक्स की वैल्यू बढ़ेगी, कौन सी फ्लक्स की वैल्यू? अरे जो इस वाले कॉइल के साथ में लिंक्ड है ना, उस फ्लक्स की वैल्यू, ठीक है। जैसे मैंने इसको मैग्नेट को पास में लेके गया मैं इस कॉइल के, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू बढ़ गई, और जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो उसके अंदर एक करंट इंड्यूस होगा, इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। बस मजे की बात क्या है कि जब इस नॉर्थ पोल को पास लेके आते हैं ना तो यहाँ पे ईएमएफ ऐसा इंड्यूस होता है जिससे कि एंटी क्लॉकवाइज करंट डेवलप हो जाता है, मतलब यहाँ पे स्वयं नॉर्थ पोल का इंडक्शन हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि जब मैं इस नॉर्थ पोल को दूर लेके जाऊंगा ना तो यहाँ पे साउथ पोल का इंडक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से क्लॉकवाइज करंट हो जाता है। आया समझ? आया, जिसकी वजह से क्लॉकवाइज करंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जरा यहां देखना, जैसे मैं साउथ पोल को पास लेके आऊंगा, जैसे मैं साउथ पोल को पास लेके आऊंगा तो यहां पे अगेन साउथ पोल का इंडक्शन हो गया था, और साउथ पोल का इंडक्शन का मतलब बेसिकली क्या होता है सर? क्लॉकवाइज करंट, ठीक है, क्लॉकवाइज करंट। और जैसे मैं साउथ पोल को दूर लेके गया ना, जैसे मैं साउथ पोल को दूर लेके गया ना तो वहां पे फिर से एक करंट का इंडक्शन हो गया था, जो कि था बेसिकली
यहां पे आ गया था नॉर्थ पोल का इंडक्शन, और सर ये था एंटी क्लॉकवाइज करंट, ठीक है। अब लोग ये पूछेंगे सर हम इसको याद कैसे करेंगे, हम इसको याद कैसे करेंगे। तो भाई मैंने इसको याद करवाने के लिए एक बहुत ही शानदार तरीका बताया था। वो तरीका क्या था सर, ना पास आने देगी, आ गया याद आ गया, ना पास आने देगी। बोलो भाई आया याद कि नहीं आया। यहाँ पे जो पोलैरिटी इंड्यूस होती है ना, वो दरअसल ऐसे नेचर की होती है कि वो ना ही पास आने देगी और ना ही दूर जाने देगी, ठीक है। ना पास आने देगी ना दूर जाने देगी, ठीक है। आया समझ, ना पास आने देगी ना दूर जाने देगी। जैसे ही नॉर्थ वाला पास आ रहा था तो इस कॉइल ने इसको पास आने से रोकना चाहा, ना पास आने दे रही है, पास आने नहीं दे रही है, तो पास आने से रोकना चाहा। तो नॉर्थ को कैसे रोकोगे, नॉर्थ इंड्यूस करके, नॉर्थ में रिपल्शन होता है। लेकिन जब नॉर्थ को लगा कि ठीक है भाई यहाँ तो काम बन नहीं रहा है, तो अपन निकलते हैं कहीं और, तो जब ये नॉर्थ वाला दूर जाने लगा तो भाई दूर भी नहीं जाने दे रही है, उसको अट्रैक्ट करे जा रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि साउथ से करेगी इसको अट्रैक्ट, ठीक है। नॉर्थ को अगर अपने पास बुलाना है तो अपने अंदर क्या इंड्यूस करवाना पड़ेगा, साउथ इंड्यूस करवाना पड़ेगा। आया समझ कि नहीं, यस सर आ गया समझ। तो ना पास आने देगी ना दूर जाने देगी। यहाँ देखो जब ये साउथ वाला पास आ रहा है तो ये भी पास नहीं आने दे रही है, ठीक है, ना पास आने देगी। कहाँ पास आने दे रही है भाई, नहीं आने दे रही, रिपल करवा रही है। तो जब साउथ वाला पास आया तो साउथ वाले को पास आने देगी नहीं, उसको रोकेगी, तो साउथ पोल इंड्यूस करवा लेगी, ठीक है। और जब साउथ वाला दूर जा रहा होगा तो साउथ वाले को दूर जाने भी नहीं देगी, उसको अट्रैक्ट कर लेगी नॉर्थ पोल को इंड्यूस करवा करके, ठीक है। तो ना पास आने देगी ना दूर जाने देगी, ना पास आने देगी ना दूर जाने देगी, ठीक है। क्या तुम्हें ये वाली बात शानदार तरह से समझ में आ गई क्या, ना पास आने देगी ना दूर जाने देगी। मैं चाहूंगा कि इस खूबसूरत सी चीज का आप स्क्रीनशॉट लेंगे, वो भी जल्दी। 3 2 1 रेडी गो। सुपर क्लियर एंड सुपर डन हो चुका है सर। यस, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। ओके सर, अब आ जाओ 10th वाले क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। अ कंडक्टिंग सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें इंडक्शन कितना है सर, 0.020 टेस्ला, ठीक है। मतलब बेसिकली 0.02 टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन है सर 0.02 टेस्ला के बराबर, ठीक है सर, बढ़िया। विथ इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द फील्ड, सही बात है। समहाउ द रेडियस ऑफ द लूप स्टार्ट्स श्रिंकिंग एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। मतलब रेडियस अगर श्रिंक हो रहा है ना तो इसका मतलब क्या है, dr बाई dt। रेडियस अगर श्रिंक हो रहा है मतलब dr बाई dt, और रेडियस से श्रिंक होने का जो अपने पास रेट है वो है सर 1 मिलीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 1 मिली मतलब 10 टू द पावर 3, तो 1 मिलीमीटर पर सेकेंड, इस रेट से जो है ना वो श्रिंक हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद बोला है कि फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप एट एन इंस्टेंट व्हेन द रेडियस इज 2 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस इज 2 सेंटीमीटर है सर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछा हुआ है कि व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये अपने को निकालना है। व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये अपने को निकालना है, ठीक है। अब यार बेसिकली जो फॉर्मूला है अपने पास, ठीक है, बेसिकली जो फॉर्मूला अपने पास वो क्या हो रहा है, देखो एक लूप है, ठीक है। उस लूप का जो रेडियस है ना वो समहाउ अपने आप ही श्रिंक हो रहा है, ठीक है। अगर लूप का रेडियस जो है वो समहाउ श्रिंक होगा तो लूप हो जाएगा छोटा, और जब लूप छोटा होना शुरू हो जाएगा, तो बेसिकली क्या होता है सर, लूप के छोटे होने से क्या एरिया छोटा हो जाएगा, एरिया चेंज हो गया। अगर एरिया चेंज हो गया तो फ्लक्स चेंज हो गया, और अगर फ्लक्स चेंज हो गया तो ईएमएफ इंड्यूस हो गया। बोलो हाँ कि ना। यस सर, बात तो बिल्कुल सटीक है, ठीक है। तो ईएमएफ इंड्यूस इज बेसिकली माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। ये एरिया श्रिंक हो रहा है मतलब एरिया पिचक रहा है, तो मतलब क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। रेडियस है कि एरिया है भाई, क्या समहाउ द रेडियस ऑफ द लूप स्टार्ट श्रिंकिंग एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ, ठीक है। तो मतलब रेडियस का ही श्रिंकिंग हो रही है, सही लिखा अपन ने, ठीक है। अब देख क्या होता है, ई इज इक्वल्स टू क्या है, माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ, एक बात को बताऊं, फाई का फॉर्मूला क्या होता है सर, बी इंटू ए, ठीक है। फाई का फॉर्मूला क्या होगा सर, बी इंटू ए। तो यार बी तो आपने अप्लाई करके रख दिया, कांस्टेंट है, बी तो एक्सटर्नल फील्ड जो है वो तो कांस्टेंट ही है। तो आप यहाँ पे एक काम करेंगे ना, E इज इक्वल्स टू, मेरी बात सुनना अच्छे से, माइनस एक काम कर बी को बाहर निकाल लें, और यहाँ पे चलेगा डिफरेंशिएशन, माइनस बी को बाहर निकाल लें, डिफरेंशिएशन ऑफ एरिया चलेगा। तो सर एरिया क्या होता है, एरिया होगा सर पाई इंटू आर का स्क्वायर,
एरिया क्या हो जाएगा सर, पाई इंटू आर का स्क्वायर, ठीक है। एरिया क्या हो जाएगा सर, पाई इंटू आर का स्क्वायर, ठीक है। अब एक काम करते हुए चलना, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस बी रह जाएगा बाहर, ठीक है। उसके बाद पाई को रखेंगे बाहर, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा सर, डिफरेंशिएशन ऑफ आर का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो जब डिफरेंशिएशन ऑफ अपन आर का स्क्वायर करेंगे ना, तो दिस गोज समथिंग लाइक दिस कि डी बाई डी टी ऑफ क्या हो जाएगा सर, आर का स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देख क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस बी पाई हो जाएगा। उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ आर स्क्वायर था तो ये हो जाएगा 2r, और उसके बाद फिर ये क्या हो जाएगा, डी आर ओवर डी टी, ये सब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस, उसके बाद बी, अच्छा बी की वैल्यू कितनी है सर, तो बी की वैल्यू अपने पास है सर 0.02, उसके बाद पाई की वैल्यू कितनी है सर 3.14, उसके बाद 2 इंटू आर करें तो आर कितना अपने पास, आर है 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू आर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटी मतलब 4 10 टू द पावर -2। उसके बाद डी आर बाई डी टी कितना है सर, माइनस 10 टू द पावर -3, तो माइनस करके 10 टू द पावर -3, ठीक है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, तो अपने पास में कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो हो गया, माइनस माइनस प्लस तो क्या दिक्कत है, ठीक है। तो अपने पास कितना हो जाएगा 2 10 टू द पावर -2, अरे बोलो हाँ कि ना, बोलो सही लग रहा है क्या, यस सर सही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 और उसके बाद 10 टू द पावर यहाँ लपेटे में कितना आ जाएगा सर, माइनस का 5, पक्का सही है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देख क्या होने वाला है यहाँ पे, E इज इक्वल्स टू, सुनते हुए चलना अच्छे से, नंबर टू नंबर पहले खेल लेते हैं अपन यार, नंबर टू नंबर अपन पहले खेल लेते हैं, ठीक है। तो 2 4 जा कितना 8 इंटू क्या हो जाएगा सर 3.14, तो 2 4 जा 8 इंटू 3.14, 10 टू द पावर कितना है सर, माइनस का 7 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 14 को जरा अपन 8 से मल्टीप्लाई करेंगे एक बार, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 80 और 32 करेंगे तो 1.12, 25.12 10 की पावर -7, तो आप इसको बेसिकली 2.5 कर लो ना, 2.5 10 की पावर -6 वोल्ट, ईएमएफ इंड्यूस था ना, तो 2.5 10 की पावर -6 वोल्ट, बस बात ही खत्म, कोई दिक्कत तो नहीं है सर। ये था अपने पास में इसका पूरा डिटेल्ड सोल्यूशन। भाई रेडियस जो है वो श्रिंक हो रहा था, सवाल में गिवन क्या है कि सर जो रेडियस है वो श्रिंक हो रहा था, और अगर रेडियस श्रिंक हो रहा है, अगर रेडियस जो है वो श्रिंक हो रहा है तो क्या होने वाला है, इसका मतलब क्या कि उसका जो रेट ऑफ चेंज है वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो श्रिंकिंग को शो करने के लिए अपन ने यहाँ पे नेगेटिव साइन जो था वो लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है सर, यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियर था। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MIQs के अंदर ये थे हमारे बहुत ही सुप्रीम तरह के 10 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, उसका सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा, और ये क्वेश्चंस लगाने के बाद अब आपके दिमाग में, दिलो जहन में कोई भी तकलीफ नहीं होगी, आपको डर क्वेश्चन सॉल्व करने से तो बिल्कुल नहीं लग रहा होगा, ठीक है। और भी आपके पास NCERT सॉल्यूशंस आ चुके हैं, MCQ आ चुके हैं, फिर MIQ आ चुका है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप हर एक वीडियो को बहुत ही शानदार तरह से तसल्ली से देखें, ठीक है, हड़बड़ाते हुए मत देखना, ठीक है, हर वीडियो को आराम से देखो और सॉल्यूशंस नोट करते हुए चलना, ऐसा नहीं कि ठीक है L गिवन था, 5 गिवन था, आई निकल जाएगा, ना ना ना, उसमें फिर मजा नहीं आता है, ठीक है। तो चलिए अब इसी के साथ खत्म करेंगे इस वीडियो को। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज, CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।